हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं अपने क्लास 7th का चैप्टर नंबर 9, दैट इज़ द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स, यानी कि किस तरह से एक रीजन का कल्चर बनता है। हमने क्लास 7th में देखा, हम एक तरह से मिडीवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। मिडीवल मतलब अगर हम हिस्ट्री को बांटते हैं 3 पार्ट्स में, तो आपने पहले पढ़ा ह्यूमन का सिविलाइजेशन कैसे हुआ, ह्यूमन कैसे शहरों में बसना शुरू हुआ। ठीक है, पूरा आप समाज देखते हैं जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री है, जो पुराने पार्ट है हिस्ट्री का। ठीक है, जिसमें आप ज़्यादातर ये सीखते हैं कि मानव समाज कैसे बनता है। उसके बाद अब आप देख रहे हैं कैसे राजा महाराजाओं का युग चला था, स्पेशली इन इंडिया। ठीक है, तो आपने अभी स्टार्टिंग से आप देखते आ रहे हो राजा महाराजाओं का चोर चेल पांड्या आपने देखे, मुगल एम्पायर आपने देखा, दिल्ली सल्तनत पूरा देखा आपने। ठीक है, कि कौन कौन राजा महाराजा आए। ठीक है, तो इन्हीं के टाइम पीरियड पे अलग अलग चीज़ें चेंज होती हैं। अलग अलग चीज़ें चेंज कैसे होती हैं, जैसे हमारा कल्चर बदलता है, हमारी भाषाएँ बदलती हैं। ठीक है, हमारे धर्म का रीति रिवाज हमारे बदलते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारी बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। तो हम यहाँ पे बेसिकली देखने वाले हैं कि किस तरह से हमारा कल्चर चेंज होता है, एक जगह का कल्चर कैसे बनता है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, और आप 8th क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप देख ही लोगे कि इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल, पूरा स्वतंत्रता संग्राम, ये सब देखोगे। तो हम मिडीवल पार्ट पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम कल्चर के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे कि कल्चर के बारे में कैसे हमें जानने को मिलता है और क्या क्या हम जानेंगे। किसी भी ह्यूमन को आइडेंटिफाई करने का, उसका कल्चर पता लगाने का कि भाई वो क्या है, कैसे रहता है, किस टर्म्स में है, उसे डिस्क्राइब करने का तरीका है कि वो भाषा कौन सी बोलता है। ठीक है, अगर कोई बंगाली बोलेगा तो आपको पता चल जाएगा अच्छा वो बंगाल से बिलोंग करता होगा। अगर कोई उड़िया बोलेगा तो आपको पता है कि वो उड़ीसा से बिलोंग करता होगा। अगर कोई गुजराती बोलेगा तो आपको पता है वो गुजरात से बिलोंग करता होगा। तो हम लोग भाषा को बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते हैं और कई बार इंपॉर्टेंट हो भी जाती है भाषा किसी भी के मतलब किसी को भी पहचानने में कि वो कहाँ से। तमिल और ओडिया का उन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर कोई तमिल बोल रहा है तो आपको पता है तमिलनाडु से बिलोंग करता है। उड़ीसा की लैंग्वेज बोल रहा है, उड़िया बोल रहा है, तो वो उड़ीसा से बिलोंग करता है। ठीक है, कभी कभी हम सोचते हैं इसके अलावा क्या कि हम खाते पीते कैसे हैं, हमारे कपड़े कैसे हैं, हमारे कल्चर कैसा है, हमारे फेस्टिवल कौन कौन से हैं। ठीक है, इससे हमारा डिपेंड करता है कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। हमारा रीजन यानी कि जो हमारी जगह है, ठीक है, हमारा जो रीजन है, हमारा क्षेत्र है, हम किससे पता लगा रहे हैं? अपनी भाषा से, अपने पहनावे से, अपने खान पान के तरीके से। तो उसे रीजन की बात करी जा रही है कि उस रीजनल कल्चर का डेवलपमेंट कैसे होता है। हमें अब तक लगता है क्या कि भाई ये सब चीज़ें तो पहले से ही ऐसे होती होंगी, वहाँ गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती है तो पहले से ही होगा। तो वो पहले से कैसे, आखिर मतलब कैसे वो डेवलप हुआ। तो समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि कोई भी चीज़ एकदम से नहीं आ जाती है, एकदम से नहीं आई है, कोई प्रोसीजर है जिसकी वजह से वो चलते चलते वहाँ का ट्रेडिशन अलग बना, वहाँ का कल्चर अलग बना। तो वही जो ट्रेडिशन है, वही जो कल्चर है, हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से अलग अलग ट्रेडिशंस और कल्चर बनते हैं। ठीक है, और किस एरिया में कैसी चीज़ें होती हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, मतलब हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो सबसे पहला है, दैट इज़ कि द चेराज एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम, यानी कि मलयालम भाषा का जो डेवलपमेंट हुआ है वो, और चेरा राजा, वहाँ के राजाओं ने किस तरह से उसे सपोर्ट किया है। तो अगर हम चेरा राजाओं की बात बोलें तो लैंग्वेज और जो रीजन है उसका बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। अगर आप चेरा किंगडम की बात करो तो ये कहाँ था, केरला का एक जगह है, महोदयपुरम। ठीक है, केरला में है। मतलब अगर आप इंडिया के मैप में देखोगे तो यहाँ पे जो केरला पड़ रहा है उसमें एक बहुत ही छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है महोदयपुरम। वहाँ पे चेरा किंगडम था। ठीक है, 9th सेंचुरी में बिलोंग करता था वहाँ पे, साउथ वेस्टर्न पार्ट में। साउथ वेस्टर्न क्यों है, साउथ देखो नीचे होता है और वेस्ट पार्ट इधर है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन कौन सा हो गया, साउथ वेस्टर्न पार्ट हो गया आपका। ठीक है, तो साउथ वेस्टर्न पार्ट में बिलोंग करता है। मलयालम भाषा काफ़ी ज़्यादा वहाँ बोली जाती थी। इन्होंने क्या करा, मलयालम भाषा को इंस्क्रिप्शंस में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, जो आपने पढ़ा था ना मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन 6th क्लास में, सबसे फर्स्ट चैप्टर में इंस्क्रिप्शन क्या होता है, जो खुदी हुई चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने मलयालम का वहाँ पे यूज़ करा। ये सबसे अर्लीस्ट एग्जाम्पल है किस चीज़ का, कि रीजनल लैंग्वेज को किस तरह से सब कॉन्टिनेंट, यानी कि हमारे देश को जो महाद्वीप उपमहाद्वीप कहा जाता है, सब कॉन्टिनेंट, वहाँ पे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में मेंशन करा गया। ऑफिशियल रिकॉर्ड तो होते हैं इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ऑफिशियल रिकॉर्ड में सबसे पहले जो रीजनल लैंग्वेज जब आई थी ये मलयालम, उसका स्टार्टिंग का एग्जाम्पल है। तो देखो यहाँ पे फोटो भी इन्होंने बना के दे रखी है। फिर क्या है, इसी टाइम पे क्या हुआ था, चेराज में, चेराज ने संस्कृति का जो ट्रेडिशन है, सांस्कृतिक जो सांस्कृतिक ट्रेडिशंस हैं, इनकी जो संस्कृति लैंग्वेज से बिलोंग करता ट्रेडिशन है, उसे भी डेवलप किया था, उसे भी इंट्रोड्यूस करवाया था अपने टाइम पे। ये कैसे है कि जो टेम्पल है, जो टेम्पल थिएटर है केरला के, वहाँ पे अगर हमें देखने को मिलेगा कि संस्कृत की जो एपिक्स हैं, इनकी संस्कृत की जो स्टोरीज हैं, जो संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं, जो संस्कृत से बिलोंग करती हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है वहाँ का। ठीक है, तो जो फर्स्ट लिटरेरी वर्क है मलयालम का, वो ऐसा है जो कि संस्कृत से लिया गया है, इंडेप्टेड टू संस्कृत है, यानी कि संस्कृत से कहीं ना कहीं लिया हुआ है मलयालम में। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 14th सेंचुरी का एक टेक्स्ट है जिसका नाम है लीलातिल। देखो यहाँ पे क्या नाम है, लीलातिलकम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इस टेक्स्ट में 2 भाषाओं का मिक्सचर है, मलयालम का भी और संस्कृत का भी। और मलयालम और संस्कृत दोनों का मिक्सचर है, इसीलिए इसे नाम क्या पड़ा, मणिपरवलम।
मनी प्रॉब्लम मतलब डायमंड्स एंड कॉरल्स, डायमंड्स यानी कि जो हीरे होते हैं और कॉरल्स यानी कि जो मोती, मनके, मक्का, मतलब जो मनके आपको समुद्र में मिलते हैं। तो डायमंड्स एंड कोरल्स का मिक्सचर है, इनकी दो भाषाओं का मिक्सचर है, संस्कृत और मलयालम का मिक्सचर है। किसमें? ललाती लक्कम में जो आपका टेक्स्ट है मलयालम भाषा का, और इसमें संस्कृत के साथ मिक्स है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है आपके एनसीईआरटी में, आपको आगे मिलेगा क्वेश्चन आंसर्स में, तो इसलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद क्या? रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस। द जगन्नाथ कल्च यानी कि जो जगन्नाथ मंदिर है आपका, जगन्नाथ है, ठीक है, जगन्नाथ मंदिर की जो ये है कि आप इतना पॉपुलर मानते हैं, इसे इतना धार्मिक मानते हैं, कैसे स्टार्ट हुआ? रूलर्स और जो रिलीजियस जो आपके ट्रेडिशंस हैं वो कैसे डेवलप होते हैं। ऐसे हमने रीजन की बात करी है, तो ये यहाँ पे क्या है, उड़ीसा वाले एरिया में आता है थोड़ा, ठीक है। अगर आप इसकी बात करेंगे उड़ीसा वाले एरिया की, देखो यहाँ पे अगर हम साउथ का, मैं अगर यहाँ पे मैप बनाती हूँ इस तरह से करके कुछ, ठीक है, तो अगर मैंने ऐसे करके मैप बनाया तो यहाँ पे क्या है, आपका केरला वाला पोर्शन है ये, तो ठीक है, ये तो केरला वाला पोर्शन है, यहाँ पे आपको उड़ीसा देखने को मिलेगा थोड़ा सा पार्ट, ठीक है। तो यहीं पे आपको जगन्नाथपुरी बहुत ज़्यादा फेमस मिलता है। तो देखो यहाँ की बात करी जा रही है, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है जगन्नाथपुरी, जो कि विष्णु भगवान का क्या है, एक अवतार माना गया बाद में, ठीक है। पुरी जो जगह है उड़ीसा में, वहाँ की बात करी जा रही है कि जो लोकल के ट्राइबल पीपल हैं, इनकी वहाँ के जो जातीय लोग हैं, वहाँ के जो ट्राइबल है, जनजाति हैं, उन्होंने वुडन की इमेज से देवी देवता बनाए, यानी कि लकड़ी की इमेज से, जिससे ऐसा सजेस्ट होता है कि वो लोकल गॉड थे, यानी कि वो स्थानीय भगवान थे। जो वहाँ के स्थानीय लोग जिन पे बिलीव करते थे वो ऐसे भगवान थे, ठीक है। उन्हें बाद में क्या किया, उन्हें बाद में विष्णु भगवान से आइडेंटिफाई कर दिया गया कि ये विष्णु भगवान के अवतार हैं। जो आप कहते हो ना कि मतलब जगन्नाथ यानी कि कहीं ना कहीं कृष्ण जी से लिंक कर दिया जाता है बाद में जाके, और कृष्ण जी को विष्णु भगवान का रूप मान लिया जाता है। तो आप देखो किस तरह से ट्रेडिशन हमारे डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, कि एक रीजनल भगवान है वो, यानी कि एक तरह से क्या है, स्थानीय भगवान है, जो वहाँ के लोगों का विश्वास है सिर्फ। यानी कि अगर एक जगह है उड़ीसा, वहाँ के इकलौते लोगों का विश्वास है कि ऐसे जगन्नाथ भगवान है, ठीक है। बाद में उन्हें विष्णु से जोड़ा गया, और हम जानते हैं कि हमारी ट्रेडिशंस में एक तरह से ऐसे लिंक बनी हुई है कि भाई जैसे भगवान हो ही। अब देखो ये तो सवाल ऐसा है कि भगवान है या नहीं है, वो अलग अलग है, डिपेंड करता है, कोई मानता है कोई नहीं मानता है। लेकिन अगर हिस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हिस्टोरिकली भगवान को अगर माना जाए तो सिर्फ एक विचारधारा है, एक भरोसा है लोगों का, जो लोग करते हैं भरोसा, ठीक है। तो शायद उसी भरोसे में भगवान की एग्जिस्टेंस है। तो अगर हम 12th सेंचुरी की बात करें, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर है गंगा डायनेस्टी के, कौन? अनंत वर्मन। उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले वो की टेम्पल बनाएंगे, ठीक है, पुरुषोत्तम जगन्नाथ, पुरी एक जगह का नाम है पुरी, ठीक है, पूरी जगह का नाम हो गया, और पुरुषोत्तम जगन्नाथ करके वो टेम्पल बनाएंगे, उन्होंने डिसाइड किया, ठीक है। फिर क्या हुआ, सब्सिक्वेंटली 1230 की अगर हम बात करें, जो एक और किंग आए अनंग भीमा थर्ड, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डेडिकेट करा पूरा मंदिर, पूरे देवी देवताओं का मंदिर, ठीक है, और साथ में अपने आप को घोषित कर दिया उन भगवान का क्या, डेप्यूटी। डेप्यूटी क्या होता है? उप, जैसे मान लो एक प्रधानमंत्री हो गया और दूसरा हो गया उप प्रधानमंत्री, यानी कि प्रधानमंत्री के ना होने पर जो शासन करे। और आप देखो तो ये टेंडेंसी थी हमेशा से कि अगर आपने अपने आप को भगवान का कोई पूर्वज, मतलब भगवान का कोई उत्तराधिकारी बता दिया, भगवान की जगह राजा को रूल करने वाला बता दिया, तो लोग बहुत ज़्यादा लिंक्ड करते हैं आपसे, जुड़ते हैं आपसे। तो वही चीज़ इन्होंने कहा, जो अनंग भीमा है, अनंग भीमा थर्ड, उन्होंने क्या कहा कि डेडिकेट कर दी कि अपनी किंगडम को इन देवी देवताओं के नाम, पूरा साम्राज्य देवी देवताओं के नाम कर दिया, और खुद को उनका क्या बता दिया, डेप्यूटी बता दिया कि मैं भगवान के नाम पे राज कर रहा हूँ, भगवान के लिए राज कर रहा हूँ। तो आपको पता ही है यहाँ पे देखो ये क्या है, आपके बाल भद्र, यानी कि जो आप बलराम के नाम से जानते हैं, सुभद्रा उनकी बहन मानी जाती हैं, और ये कृष्ण जी यानी कि जो जगन्नाथ हैं, ठीक है। खैर कृष्ण जी जैसे टर्म्स ये बाद में जुड़े हैं इन चीज़ों से। वैसे आप बात करो तो मथुरा वाली साइड में कृष्ण जैसा टर्म है, और अगर उड़ीसा की साइड में बात करो तो यहाँ पे क्या है, जगन्नाथ भगवान जैसा टर्म्स है। तो ये क्या सिर्फ लोगों के नाम देने का तरीका है, कहीं पे कोई नाम फेमस है, कहीं पे कोई, यानी कि इसका मतलब विश्वास है लोगों के। अब है या नहीं है वो हम नहीं पता कि ये एग्जिस्ट करते थे या नहीं, वो बात अलग है, वो आपकी अपनी इंडिविजुअल चॉइस हो सकती है। अगर आप टेम्पल की बात करो तो जिस तरह से टेम्पल्स को इंपॉर्टेंस मिलने लगी ना धीरे धीरे, तो वहाँ तीर्थ यात्रा की जगह बन गई, तीर्थ यात्रा की जगह बन गई, तो सोशल अथॉरिटी मिल गई। सोशल अथॉरिटी मतलब सामाजिक रूप से लोगों से बहुत वैल्यू देने लगे, पॉलिटिकल मैटर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो ही जाएंगे। अब मान लो किसी को पता है कि कोई जगह है, तीर्थ यात्रा बन चुकी है, तीर्थ स्थल है, लोग वहाँ आएंगे, ट्रैवल करेंगे, आसपास आएंगे, इकोनॉमी बढ़ेगी, यानी कि उनकी कमाई होगी अच्छी खासी, तो इसलिए वो पॉलिटिकल मैटर्स में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जितने भी लोग थे उड़ीसा को, जिन्होंने भी जीता है, भले ही वो मुगल रहे हो, मराठा रहे हो, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी रही हो, सब ने अटेम्प्ट कराया कि वो मंदिरों पर कंट्रोल कर सके, क्योंकि मंदिर के आसपास बहुत ज़्यादा बिजनेस होता है, मार्केट होता है, हर तरह से पावरफुल है, लोगों के बीच में इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। तो इसलिए क्या हुआ, अगर उड़ीसा पे किसी ने कंट्रोल किया तो मंदिरों पे तो कंट्रोल करना इज लाइक ऑब्वियस हो चुका था। जिससे इसके अलावा ये भी है कि अगर जो राजा है या रूलर है या ईस्ट इंडिया कंपनी है कोई भी, अगर उन्होंने मंदिरों पे कंट्रोल कर लिया तो कहीं ना कहीं जो नॉर्मल जनता है वो उन्हें एक्सेप्ट कर लेगी, ठीक है, कि भाई जो मंदिर पे रूल कर रहा है यानी कि भगवान की उसकी एक्सेप्टेंस है,
भगवान को वो मानता है, ठीक है, और अगर भगवान को मान रहे हैं तो भाई ठीक है, लोग उस पर भरोसा ज़्यादा करने लगते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, उन्होंने इस्तेमाल किया इस चीज़ का कि हम मंदिर को कंट्रोल कर लें तो क्या होगा, लोग हमें एक्सेप्ट करने लगेंगे, लोग हमें स्वीकार करने लगेंगे कि हम उनके राजा हैं, ठीक है। फिर क्या है, अब राजपूत की बात हो रही है। अब हम देखो अलग अलग जगह की बात करें पूरे देश की। अगर आप मैप देखोगे, अभी आपका मैप आएगा आगे, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे हमने किस किस की बात कर ली और किस किस की बात हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ केरला वाली एरिया की बात कर ली, ठीक है, जो आपने मलयालम वाला देखा। उड़ीसा की आपने पुरी की बात कर ली। अब हम यहाँ राजस्थान की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे आप उत्तर प्रदेश में कथक की बात करोगे, हिमाचल प्रदेश में कैसे मिनिएचर फेमस होता है, आप वहाँ की बात करोगे। हम बंगाल की बात करेंगे बंगाली भाषा के लिए। तो ये आपका पूरा मैप है, आपने देख लिया। मैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप अभी से मैप को दिमाग में याद रख लोगे तो आगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो हमने देश के अलग अलग कोनों की बात करें कि किस तरह से वहाँ के रीजन फेमस हो रहे हैं या फिर किस तरह से डेवलप हुए। तो आप देखो राजस्थान का नाम सुनते ही आपके मन में क्या इमेज आती है? आपके मन में इमेज आती है भाई कि मतलब बहुत ही गौरवान्वित वाला, गौरव वाला फील आता है, बहुत ही प्राउड और प्राइड वाला फीलिंग आता है, ठीक है। तो यानी कि कहीं ना कहीं ट्रेडिशन क्या है, हीरोइज्म का है। हीरोज में यानी कि बिल्कुल शक्तिशाली और मतलब हीरो जैसी क्रिएशन जो बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ऐसी वाली। तो वही बात है 19th सेंचुरी की यहाँ बात करी जा रही है। 19th सेंचुरी मतलब 1800 वाले सन, ठीक है। एक साल पीछे सन होते हैं और एक सेंचुरी आगे की होती है। जैसे हमारा 2020 चल रहा है तो 21वीं शताब्दी चल रही है। ऐसे ही 19th सेंचुरी की अगर बात करिए तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे जो आज का राजस्थान है, जिसे आप कहते हो आज का राजस्थान, वहाँ पे पहले ब्रिटिशर्स के टाइम पे और ये सब पहले राजपूताना लोग थे, ठीक है। वॉज कॉल्ड राजपूताना बाय द ब्रिटिश, मतलब जो लोग वहाँ पे शासन करते थे ब्रिटिशर्स ने उन्हें राजपूताना कहा, ठीक है। जब ये ऐसी चीज़ें करते थे उसमें मेनली चीज़ें क्या थी, जो राजपूत हैं वो ट्रूली इनहेबिटेड हैं किसके, कि वो वहाँ के एरिया के रहने वाले हैं, ठीक है, वहाँ को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। बहुत सारे सेवरल ग्रुप्स हैं जो अपने आप को राजपूत कहते हैं अलग अलग एरियाज़ में, नॉर्दर्न एरिया में भी, सेंट्रल इंडिया में भी, यानी कि ऊपर साइड वाले में, सेंटर में, मध्य प्रदेश साइड में। तो काफ़ी लोग हैं, काफ़ी ग्रुप्स हैं जो अपने आप को राजपूताना कहते हैं। लेकिन जो अगर राजपूत की बात करें, राजस्थान के जो राजपूत हैं जो राजस्थान में रहते हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए। क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने अपने आप को एक राजस्थान का कल्चर उनका एक अलग हो चुका है, जो उन्हें पॉपुलर बनाता है, जो उन्हें फेमस बनाता है, जो उन्हें स्पेशल बनाता है। अब ये कल्चर कैसा है? दिस कल्चर ट्रेडिशन में क्लोजली लिंक टू द आइडियल्स एंड इंस्पिरेशन ऑफ द रूलर्स, यानी कि रूलर कैसे आदर्श स्थापित करता है, रूलर की क्या इच्छा है, मतलब राजा क्या सोचता है, राजा की क्या इच्छा है, उस पर डिपेंड करता है कि उनका कल्चर कैसा है। अब कैसे, अगर हम 8th सेंचुरी की बात करें, ठीक है, आज के राजस्थान में अगर बात करोगे 8th सेंचुरी, मतलब जगह आज की है, टाइम आपका पहले का है, ठीक है। अगर आप ऐसे बात करोगे तो पृथ्वीराज, आपने बहुत नाम सुना होगा, पृथ्वीराज चौहान, पहले सीरियल पे आता था, आप तो बहुत ही छोटे हो गए, इस टाइम आता था, मैंने भी शायद वो इतना नहीं देखा है। बट हाँ, जो पृथ्वीराज है, आप चैप्टर 2 में आपने देखा था, अगर आप जाना चाहो तो आप दोबारा से वो चीज़ देख सकते हो। तो पृथ्वीराज की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा उन्हें क्या दिखाते हैं कि वो बहुत ही बहादुरी से लड़े और उन्होंने डेथ को चूज़ करा, युद्ध में लड़ते लड़ते मर जाना पसंद करा हारने की जगह, ठीक है। तो इतना ज़्यादा फेमस कुछ लोगों को, राजा महाराजाओं को कर दिया गया। और यहाँ से राजपूतानाज में हीरो वाली जो फीलिंग है कि वही भाई बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं, ताकत है, शक्ति है, सेल्फ रिस्पेक्ट है उनकी बहुत ज़्यादा, वो चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस होने लगी। और इसी के साथ पोएम वगैरह बनाई जाती थी, उनके सॉन्ग्स बनाए जाते थे उनके पॉपुलैरिटी में, उनके लिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस चला, ठीक है। अब वो बात कर रहे हैं आगे कि इस कौन करता था, ये मिनिस्ट्रल्स करते थे। मिनिस्ट्रल्स यानी कि ऐसे लोग जो कि कुछ सॉन्ग्स, पोएम्स वगैरह गाते थे और क्या करते थे, राजा महाराजाओं का बखान करते थे। उसके लिए ऑब्वियसली राजा महाराजा कहीं ना कहीं उन्हें सैलरी देते थे, सैलरी भी ना कहो तो खुश होकर मुद्राएं देते थे, ये सारी चीज़ें। इससे क्या होता है, एक मेमोरीज प्रिजर्व हुई हैं, यानी कि हमारी यादों में, हमारी याददाश्त में बसा हुआ है कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोग थे, मेमोरीज बहुत अच्छी थी, ठीक है। जैसे आप ऑर्डिनरी पीपल की बात करोगे, ऑर्डिनरी पीपल बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे, यानी कि साधारण लोग बहुत ज़्यादा आकर्षित होते थे इन चीज़ों से कि भाई कितने ज़्यादा हमारे महान राजा हैं, उन्होंने हमारे लिए इतना कराया। तो वो जो डिवोशन होता है, जो भक्ति में भावना होती है, जो अपने राजा पे बिल्कुल मतलब कि कर गुजरने की वो ताकत होती है, वो आती है फिर लोगों के अंदर ये देखने से। तो देखो जो लॉयल्टी है, यानी कि जो वफादारी है, फ्रेंडशिप है, प्यार है, वैल्योर है, यानी कि जो आपका प्राइड है, जो आपका साहस है, एंगर है, इन सबको पोएम और स्टोरीज के माध्यम से सुनाया जाता था, जिससे लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते थे। तो देखो यहाँ पे किसकी फोटो दे रखी है, ये है आपके प्रिंस राज सिंह ऑफ बीकानेर, बीकानेर के राजा जो राजकुमार थे, ठीक है, राज सिंह, उनका नाम, वो फोटो दे रखा है, दिखा रखा है किस तरह से। अब बात है क्या वुमेन्स को भी ऐसे दिखाया जाता था क्या, औरतों को ऐसे दिखाया जाता था? तो बात है कि कहीं ना कहीं जो लड़ाइयाँ होती थी उनका कॉज औरतों को समझ लिया जाता था, यानी कि या तो कोई औरत को जीतना चाहता है या फिर कोई वुमेन्स को सुरक्षा करना चाहता है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे पद्मावती का, अभी मूवी आई थी, ठीक है, पद्मावती नहीं क्या आई थी मूवी, मतलब जो वो है आपका पद्मिनी, और ये है कि पद्मावती जो मूवी थी उस पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, लोगों को लगा था कि भाई ये सच है, सच नहीं है। मतलब ये है कि राजस्थान में पद्मावती रानी को, महारानी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, उन्हें साहस का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। और उनके ट्रेडिशंस कहीं ना कहीं उन्हें लगा था हर्ट हो रहे हैं मूवी से, बट फाइनली मूवी देखी तो इतना कोई हर्ट नहीं था, बट ठीक है।
ये क्या है कि एक पुराण था, ठीक है, मतलब एक लाइक एक तरह से किसी एक पोइट ने कहानी लिखी थी, ठीक है। अब पता नहीं उसकी एग्जिस्टेंस है या नहीं है, कितनी सही है कहानी कितनी नहीं है ये पता नहीं। जैसे जैसे अभी हमने बात करी ना मिनिस्ट्रल्स की, ऐसे ही किसी मिनिस्ट्रल ने लिखी, ठीक है। आप पूरा मतलब जान सकते हो, मैं यहाँ पे नाम कोट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो क्या है, आप वहाँ पे देखते हो कि अलाउद्दीन खिलजी में और राजा जो आपके मतलब जो राजा रतन सेन है उनके बीच में क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट होता है, किसके बीच में, पद्मिनी को लेके, ठीक है। क्यों? क्योंकि राजा रतन सिंह की तो पत्नी है, उन्हें उसे प्रोटेक्ट करना है और अलाउद्दीन खिलजी उन्हें जीतना चाहता है, तो विन और प्रोटेक्ट, इस वजह से क्या होता था कहीं ना कहीं हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होते हुए आए हैं, तो औरतों की वजह से माना जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट होते हुए आए थे। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखो तो जो औरतें थी वो सती करती थी, सती मतलब अगर उनका पति मर जाए तो वो उसी चिता में खुद को जला लेंगी, ठीक है, तो ऐसे वो सती करती थी, तो इसके लिए भी उन्हें अपनी लाइफ गंवानी पड़ती थी और उसका भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर महिमा मंडन एक तरह से रोमांटिसाइजेशन करा जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रचार करी जाती हैं इन चीज़ों को। तो वही है, पद्मिनी का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है, ठीक है, कि भाई यहाँ पे क्या है दिखाया जाता है बाद में पद्मिनी अपने पति, जब उनकी डेथ हो जाती है, पति की पता चल जाता है कि पति मर गए हैं या फिर वो वीरगति को प्राप्त हो गए हैं, तो क्या होता है महारानी भी सती हो जाती है, महारानी भी खुद को जिंदा जला लेती है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के चंगुल में नहीं पड़ती हैं। यहाँ पे बुक में नहीं दे रखा है, ये नाम नहीं कोट कर रखे हैं, बट एक एग्जाम्पल की तरह मैंने आपको बता दिया जिससे आपको समझ में आ जाए। अब देखो, अब आपने राजस्थान का ट्रेडिशन देख लिया, अब हम ट्रेडिशन देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का। अगर हम उत्तर प्रदेश के ट्रेडिशन की बात करें तो बहुत से लोग ऐसे उन्हें लगता है कि भाई उत्तर प्रदेश का कोई ट्रेडिशन ही नहीं है, उत्तर प्रदेश इतना मिक्स कल्चर वाला एरिया है, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, कोई खाना सोचो फिक्स नहीं है, पर होता है, हर जगह का अपना ट्रेडिशन होता है, अलग अलग कल्चर होता है। तो यहाँ का फेमस जो आपका डांस है दैट इज़ कथक। अगर हम कथक की बात करें तो कथक की जो स्टार्टिंग हुई थी, कथक की स्टार्टिंग ऐसी हुई थी कि मतलब कि जो स्टोरी है उसमें कथक यानी कि कथा, कहीं ना कहीं कथा टर्म यूज़ हो रहा है, यानी कि नॉर्थ इंडिया में ये यूज़ होता है एक तो, ठीक है, और कथा कहने के लिए कुछ वर्ड्स का यूज़ करा जाता है, इसमें आप स्टोरी बताते हो, संस्कृत के वर्ड्स या फिर रीजनल लैंग्वेज के वर्ड्स आप यूज़ करोगे, इसमें कहानी सुनाते हुए अपनी बात कहोगे, ठीक है, स्टोरी टेलर्स की तरह होता था, ठीक है। कथक धीरे धीरे इवॉल्व होता है डांस की तरह 16वीं सेंचुरी में। अगर आप देखोगे जब भक्ति मूवमेंट आता है, यानी कि लोग पूजा में और भक्ति में लिप्त होते हैं, पूजा तो फिर भी कर्मकांडों से रिलेटेड हो जाती है जब आपने देखा, उसके बाद आपने देखा संत वगैरह जब आते हैं, जब भक्ति मूवमेंट होता है, जब भगवान में बिल्कुल बिना कर्म कांडों के विलिप्त हो जाने की बात करी जाती है, तो वहाँ पे ये और ज़्यादा फेमस होता है जब राधा कृष्णा जो लीजेंडरी आपके भगवान माने जाते हैं उनके डांस फॉर्म को जोड़ दिया जाता है कथक से, और वो रासलीला करते हैं, रासलीला यानी कि जो उनका फोक डांस है, यानी कि जो उनका पारंपरिक डांस है उससे उन्हें जोड़ दिया जाता है, और वो जो फोक डांस के टेक्सचर हैं उससे उन्हें कहानियाँ बताई जाती हैं, दैट इज़ कथक, यानी कि कथा सुनाना, ठीक है। अगर आप बात करो ये कैसे कैसे आगे बढ़ा, तो जो मुगल एम्पायर्स हैं, जो मुगल एम्परर्स हैं, जो मुगल महाराजा हुए हैं, ठीक है, उन्होंने कथक को बहुत ज़्यादा परफॉर्म करवाया अपने कोर्ट में, यानी कि वो कोर्ट में बहुत ज़्यादा फेमस थे और वहाँ पे परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी अच्छी करवाया करते थे। इसके बाद इसके जो फीचर्स हैं, जो डांस है उसका एक अलग स्टाइल था। ये दो ट्रेडिशंस में यानी कि दो घरानाज में फेमस हुआ है दो तरीके से। एक तो देखो कहाँ पे, जयपुर में, यानी कि राजस्थान में, कथक जयपुर राजस्थान में, ठीक है, बहुत ज़्यादा वहाँ के राजा महाराजा देखते थे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ, और एक लखनऊ में उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो नवाब थे अवध के, जो लास्ट नवाब थे वाजिद अली शाह, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था कथक को, ठीक है, और इनके इनके पैट्रोनेज में, यानी कि इनके पैतृक जो आपका हेल्प कर दिया जाता है, पैट्रोनेज कहते हैं, यानी कि एक तरह से कोई ऐसा राजा महाराजा जब किसी आर्टिशियन की मदद कर देता है और उसकी वजह से वो कल्चर डेवलप होता है, दैट इज नोन एज पैट्रोनेज, ठीक है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा उन्हें सहायता मिली। इसके अलावा देखो 19वीं सेंचुरी में अगर आप बात करोगे, थर्ड क्वार्टर ऑफ 19वीं सेंचुरी, यानी कि लगभग 1875 के अराउंड की बात हो रही है, यहाँ पे जो डांस फॉर्म था ये सिर्फ रीजन में ही नहीं, अलग अलग रीजन में पे गया, सिर्फ दो रीजन जो अभी हमने बात करी लखनऊ और जयपुर, इनसे बढ़ के अलग अलग जगह गया, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश, हर जगह पहुंचा। इसने और ज़्यादा अपने आप को डेवलप किया, और ज़्यादा स्टोरी सुनाए, मतलब इससे स्टोरी सुनाई जाने लगी, लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे, सारे काम होने लगे, ठीक है। इसके अलावा जो कथक का जो कल्चर है वो प्रिजर्व कैसे हुआ है, देखो जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं 19th और 20th सेंचुरी में, थोड़ा सा वहाँ पे कथक का डिमोलिश हुआ, इतना ज़्यादा मतलब पॉपुलर नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि जो मुगल एम्पायरर्स थे वो उनकी जो मतलब उनकी जो क्षमता थी वो तो कम हो गई थी, लोग वो कम पॉपुलर हो गए थे, लोग उन्हें कम मानते थे, तो कम दरबार वगैरह लगते, तो इस वजह से परफॉर्मेंस पे थोड़ा फर्क पड़ा। लेकिन अब आप हमें पता है कि भारत के जो 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं उसमें एक कथक भी है, और इससे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। अगर 7th क्लास के बच्चे हो और यूपीएससी नहीं पता क्या होता है तो टेंशन मत लेना, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं भारत के। क्लासिकल लैंग्वेज क्या होती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्लासिकल लैंग्वेज वो लैंग्वेजेस हैं जो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, सॉरी लैंग्वेजेस नहीं, क्लासिकल फॉर्म, सॉरी यहाँ पे हम क्लासिकल फॉर्म्स की बात कर रहे हैं,
तो क्लासिकल फॉर्म यानी कि कोई भी, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी उठता है, अभी आगे है, चलो इसमें पढ़ लेते हैं। अब आगे है कि कौन सा फॉर्म क्लासिकल डांस है, यानी कि क्लासिकल फॉर्म आप किसे कहोगे? क्लासिकल फॉर्म वो है जो बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, या फिर क्लासिकल फॉर्म वो है जिसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, या फिर क्लासिकल फॉर्म वो है जो खत्म होने वाला है, या फिर क्लासिकल फॉर्म्स वो है जो आपके एक रीजन में एक तरह के कल्चर को प्रमोट करता है। तो क्लासिकल और फोक की अगर हम बात करें तो आप बिल्कुल बाइनरी नहीं बना सकते, यानी कि बिल्कुल ऐसे डिफरेंस नहीं कर सकते कि इसको आप फोक कल्चर कहोगे, ठीक है, और इसको आप कल्चरल कहोगे, मतलब क्लासिकल कहोगे, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंस नहीं है चीज़ों में। बट हाँ, थोड़ा बहुत ये मान लिया जाता है कि क्लासिकल मच मोर कॉम्प्लिकेटेड, और कॉम्प्लिकेटेड कह लो या फिर कह लो कि पुराने ट्रेडिशंस और रीति रिवाज से रिलेटेड होता है एज कम्पेयर टू फोक। बट ऐसा मतलब बिल्कुल बाइनरी भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही लाइन मार दो कि ये है, ये है, ऐसा नहीं है कि ए बी भी नहीं है, ए बी मिक्स भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि देखो कल्चर डांस फॉर्म है, मेरा मन जैसा करेगा मैं वैसे डांस करूँगी, किसी XYZ पर्सन का जैसा मन करेगा वो वैसे डांस करेगा। तो अलग अलग फॉर्म थोड़ी ना बन भी गई कहने को और नहीं भी बन गई, तो इस तरह से मिक्स कल्चर थोड़ा सा चलता है। अब देखो कौन कौन सी डांस फॉर्म्स हैं जिन्हें क्लासिकल का दर्जा दिया गया है, जैसे भरतनाट्यम है, कथकली है, ओडिसी है, कुचिपुड़ी है, ठीक है, और आपका मणिपुर है। तो ये कुछ ऐसे वो हैं, अलग अलग राज्यों के अलग अलग डांस फॉर्म में से क्लासिकल डांस फॉर्म का दर्जा दिया गया है, और कथक को भी दिया गया है जो कि उत्तर प्रदेश का माना जाता है, ठीक है। ये आपके सामने फोटो है ही कथक का डांस करते हुए। अब बात हो रही है एक और चीज़ की, दैट इज़ मिनिएचर। मिनिएचर यानी कि छोटी छोटी पेंटिंग्स। जब आप रीजनल कल्चर्स की बात करते हो तो रीजनल कल्चर इज़ नॉट अबाउट ओनली लैंग्वेज, जो आपने अभी पढ़ी हमने, ठीक है, ना ही वो सिर्फ और सिर्फ डांस की है, वो हमारे मिनिएचर्स में भी, यानी कि जो हमारी पेंटिंग्स हैं, जो हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है हमारे कल्चर को, ठीक है। जैसे हम ड्राइंग करते हैं तो वो भी एक कला का पार्ट है, तो हम इसे यहाँ पे पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि पेंटिंग्स फॉर पैट्रन्स, यानी कि किस तरह से जो लोग पैसे देते थे, मान लो कि अगर मैं किसी आर्टिस्ट को खिला रही हूँ, पिला रही हूँ, तो वो आर्टिस्ट क्या करेगा? मेरी तारीफ करेगा, मेरे बारे में लिखेगा और मेरे लिए ड्राइंग बनाएगा, मेरी मतलब जिससे मैं खुश हो सकूँ ऐसा करेगा। तो वही हुआ, पेंटिंग ज़्यादातर पैट्रन्स के लिए बनाई जाती थी। तो ये मिनिएचर का फॉर्म कैसा है देख लेते हैं। एक अनदर ट्रेडिशन है मिनिएचर पेंटिंग का, जिसमें कि स्मॉल साइज में आप पेंटिंग करते हो, ठीक है, जनरली डन इन वाटर कलर से करी जाती है, क्लॉथ पे या फिर पेपर पे, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। और ये क्या है, इसके अलावा पाम लीव्स पे स्टार्टिंग में करी जाती थी, लकड़ी पे बहुत स्टार्टिंग में करी जाती थी, अब पेपर और क्लॉथ पे ये चीज़ आ चुकी है। अगर आप बात करो तो वेस्टर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो जैन धर्म का जो टेक्स्ट है, आपको उसमें मिनिएचर का बहुत ज़्यादा मतलब डिस्क्रिप्शन और सारा यूज़ मिलेगा। अगर हम मुगल एम्परर्स की बात करें, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, ये सब कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने जो स्किल्ड पेंटर्स हैं उन्हें पेट्रोनेज किया, यानी कि उन्हें पैसा दिया, उन्हें अपने आश्रय में रखा, जो अच्छे खासे पेंटर्स हैं उन्हें, जिससे उनका ट्रेडिशन भी पॉपुलर हो सके, उनका काम आगे चल सके और इनकी भी तारीफ हो सके। तारीफ इन द सेंस कि अगर मान लो किसी आर्टिस्ट को ये पैसे देंगे, अकबर दे रहा है पैसे, तो अकबर की वो पेंटिंग्स बनाएगा, ठीक है। तो अकबर ने इसलिए भी क्या करा कि उन्हें बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, ठीक है, तो ऐसे प्रमोट किया। उसके बाद बात करी जा रही है कि हिस्टोरिकल अकाउंट्स, पोइट्री, इन सब के साथ मैन्यूस्क्रिप्ट में वो छपवाए जाते थे, लिखवाए जाते थे, ये सारी चीज़ें होती थी। और ये जो पेंटेड होती थी वो ब्रिलियंट कलर से होती थी और कई बार दरबारों में भी लगाई जाती थी सीन्स में। जैसे किसी सीन में युद्ध हो रहा है, किसी में मतलब हंटिंग हो रही है, हंटिंग यानी कि शिकार हो रहा है, ठीक है, अलग अलग चीज़ें दिखाई जाती थी। इसके अलावा अगर कोई किसी को गिफ्ट दे रहा है, कई बार गिफ्ट में पेंटिंग्स दी जाती थी, तो मिनिएचर बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। जैसे एक फोटो दे रखी है यहाँ पे, मुगल मिनिएचर की है यहाँ पे, अकबर की, अकबर रेस्ट कर रहे हैं शिकार पर जाते हुए, ठीक है, जा रहे हैं और बीच में रेस्ट करें, तो उसकी ये पेंटिंग है, ठीक है। अगर आप इसके अलावा बात करो कि जैसे ही मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, मुगल एम्पायर गिरा, ठीक है, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने तो बहुत फेमस कर दिया अपने टाइम पे। अब मुगल एम्पायर एक टाइम पे आके गिरा था जब ब्रिटिशर्स आ गए थे और सब खत्म हो गया था। तो ये जितने भी पेंटर्स थे, अब इन्हें क्या करना था, अब ये अलग अलग रीजन्स में जा रहे थे, ठीक है, अलग अलग इलाकों में जाएंगे, अलग अलग जो छोटे छोटे राजा हैं उनके दरबारों में जाएंगे। तो जैसे ये छोटे छोटे दरबारों में गए तो वो जो ट्रेडिशन मुगल एम्पायर के दरबार तक सीमित था वो अलग अलग रीजन्स में पहुंच गया। और जैसे वो अलग अलग जगह गए तो अलग अलग जगह से क्या हुआ, अलग अलग तरह के ट्रेडिशंस उसमें मिक्स हो गए और अलग अलग तरह की फॉर्म्स बनती गई। जैसे अगर आप बात करोगे मुगल आर्किटेक्चर की, अगर हम बात करें आर्टिस्टिक की बात करें, मतलब कला की बात करें, तो वो दक्कन और राजस्थान में गए वहाँ के लोग। दक्कन कहाँ है? दक्कन आपका यहाँ नीचे है, दक्कन का जो पठार है आप नीचे समझते हो। और अगर आप राजस्थान की बात करो तो आपको ऊपर मिलेगा, ठीक है, वो उत्तर प्रदेश के बराबर में आपको राजस्थान मिलेगा। तो ये लोग अलग अलग राजा महाराजाओं के पास गए, इसीलिए क्या हो गया कि इनका थोड़ा सा कल्चर हमें मिक्स और ऐसा समझने को मिलता है। इनकी जो पेंटिंग्स है वो अलग अलग जगह देखने को मिलती है, जैसे मेवाड़ में, जोधपुर में, बूंदी, कोटा, किशननगर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है ये मिनिएचर पेंटिंग्स। इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो मिनिएचर की, अभी हमने हिमाचल प्रदेश देखा था मैप में, तो वहाँ की जगह की बात हो रही है जो हिमालयन फुट हिल्स है, यानी कि हिमालय के जो बिल्कुल नीचे वाला हिल है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, मॉडर्न स्टेट को, जिससे आप मतलब आज का जो हिमाचल प्रदेश है। अगर आप 17वीं सेंचुरी की बात करोगे तो वहाँ पे एक स्टाइल बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था मिनिएचर का, दैट इज बासोली। बासोली में क्या था कि एक तरह से पॉपुलर टेक्स्ट की बात करी जा रही है, टू बी पेंटेड हियर वॉज भानु दत्ताज
रसमंजरी, जो भानु दत्ता का रसमंजरी है उसमें बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स का यूज़ करा गया, और कौन सी पेंटिंग थी वो बासोली थी। ठीक है, नादिर शाह ने जब अटैक कर दिया था, इन्वेशन कर दिया था और दिल्ली को जीत लिया था 1793 में, तो मुगल के आर्टिस्ट को वहाँ से जाना पड़ा और वो अलग अलग जगह गए। तो इन हिल्स पे भी गए, हिमाचल प्रदेश के हिल्स पे भी गए, और वहाँ पे वो कंगरा स्कूल ऑफ पेंटिंग से मिले। कंगरा स्कूल ऑफ पेंटिंग क्या है, अब ये क्या है, तो देखो अलग अलग तरीके से आप पेंटिंग कर सकते हो, आपके अलग अलग स्टाइल्स होते हैं। तो उस तरह से स्कूल कहते हैं ना, जैसे स्कूल ऑफ थॉट होते हैं, इनके विचारों का एक तरह का स्कूल, यानी कि एक तरह से क्या समझ लो कि एक आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग। तो यहाँ पे कंगरा जो एक पर्टिकुलर तरह की पेंटिंग का स्टाइल है, ठीक है, उस पेंटिंग के स्टाइल में मिनिएचर पेंटिंग मिक्स होती है, और इस वजह से क्या होता है, और खासकर वो इंस्पिरेशन लेते हैं वैष्णवाइट ट्रेडिशन से। वैष्णवाइट ट्रेडिशन जो कि भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, ठीक है, जो वैष्णव लोग हैं, ठीक है, उनसे लाइक क्या लेके उनसे इंस्पिरेशन लेके वो ऐसी ऐसी पिक्चर्स बनाते हैं जिसमें ब्लू कलर, ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा फेमस हो, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होता हो कंगरा पेंटिंग्स। और वहाँ पे कृष्ण जी की देखो, यहाँ पे जैसे ये पेंटिंग दिखा रखी है ब्लू और ग्रीन से, ठीक है, इतना ज़्यादा फेमस ये चीज़ हो गई थी। मिनिएचर राधा कृष्ण की यहाँ पे दिखा रखी है, पहाड़ी मिनिएचर कांगड़ा स्टाइल में ही है, ये है कांगड़ा स्टाइल। अब आपको याद क्या रखना है कि जो ऑर्डिनरी वुमेन्स हैं, यानी कि जो साधारण आदमी है, पुरुष है, वो भी पेंट करते थे, बट ये है कि हाँ उनका फेमस वगैरह इतना नहीं हो पाता था। जैसे वो पोर्ट पे करते थे, दीवारों पे करते थे, फ्लोर पे, ज़मीन पे करते थे, कपड़ों पे करते थे। वही बात है कि उन पर पैसा नहीं था, वो चीज़ें पॉपुलर नहीं हुई, बट हाँ वो लोग करते थे और सेंचुरीज तक ये काम इनका चला है। तो इसी के साथ हम अपना पार्ट 1 यहीं पे कंप्लीट करते हैं। हम इसके अलावा पार्ट 2 में देखेंगे कि किस तरह से बंगाल का जो एक रीजन है हम उसके बारे में अच्छे से बारीकी से जानेंगे, बंगाल की भाषा के बारे में, बंगाल के कल्चर के बारे में, बंगाल के, इसके अलावा जो बंगाल का खाना है, बंगाल के पीर हैं, बंगाल के मंदिर हैं, और सारे फिर हम देखेंगे, अपने क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे, और हम यूपीएससी आस्क्ड क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।